हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आनंद सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल स्टडी पॉइंट। आज से हम लोग हिस्ट्री क्लास 10 का स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मैं इसे पॉइंट वाइज पढ़ाऊंगा और कुछ क्वेश्चन भी मैंने लास्ट में रखा है जो आप जरूर देखें। कुछ की टर्म्स है जैसे एब्सोल्यूटिस्ट, literally a government or system of rule that has no restraint on the power of exercised in history. It refers to a form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive. ऐसी गवर्नमेंट जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का चेक नहीं लगाया जा सकता है, जैसे मोनार्कियल गवर्नमेंट हो गया। यूटोपियन विजन क्या होता है? यूटोपियन अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो परफेक्ट दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। यूटोपियन का मतलब होता है ऐसी सोसाइटी की कल्पना करना जो पूरी परफेक्ट है पर है नहीं, जैसे रामराज। नेक्स्ट है पेल्विसाइड, अ डायरेक्ट वोट विच ऑल द पीपल ऑफ द रीजन आर आस्क्ड टू एक्सपेक्ट और रिजेक्ट प्रपोजल। पेल्विसाइड का मतलब होता है एक डायरेक्ट वोट जिसके जरिए एक सोसाइटी के सभी लोगों से एक प्रपोजल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट है सफरेज। सफरेज तो आप लोग जानते ही होंगे, राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शन, मतलब पॉलिटिकल इलेक्शन में वोट देने का अधिकार है एक तरह का। कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म क्या होता है? अ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम्स एंड प्रिफेयर्ड अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। इसका मतलब होता है ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी जो ट्रेडिशन, कस्टम, आइडिया पे जोर देता है और वो तुरंत बदलाव की जगह ग्रेजुअल डेवलपमेंट चाहता है। एलिगोरी, एलिगोरी मतलब होता है व्हेन अ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, फॉर इंस्टेंस ग्रीड, एनवी, फ्रीडम, लिबर्टी इज एक्सप्रेस्ड थ्रू अ पर्सन और थिंग्स। एन एलिगोरिकल स्टोरी हैज टू मीनिंग, वन इज लिटरल एंड वन इज सिंबॉलिक। तो एलिगोरी मतलब होता है जब एक अब्स्ट्रैक्ट आइडियोलॉजी को, फ्रीडम, लिबर्टी को एक इंसान या वस्तु से दिखाया जाता हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो फ्रेडरिक सूरियो एंड हिज विजन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखिए एक पेंटिंग है नीचे, पेंटिंग आपको दिख रहा होगा, ये टेक्स्ट बुक में भी है आपका पेंटिंग। तो इन 1848 फ्रेडरिक सूरियो, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड। तो मोस्टली ये बोला जा रहा है कि फ्रेडरिक सूरियो 4 पेंट बनाया था जो विजुअलाइज करता है उसके ड्रीम को, ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड को, जिसमें से एक पेंट ये है, एक पेंटिंग द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक प्रिंट, प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सूरियो 1848 में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है कि ये पेंटिंग किसने बनाया है, ये पेंटिंग किस पे बेस्ड है? ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक पे बेस्ड है और ये बनाया गया है फ्रेडरिक सूरियो 1848। कोर एलिमेंट प्रिंट, मतलब इसका क्या है, इस प्रिंट का कोर एलिमेंट क्या है? तो प्रोसेशन, पीपल ऑफ यूरोप, अमेरिका, मेन, वुमेन, ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस आर सीन मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो देख रहे होंगे पिक्चर में कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो एक महिला है। इसमें यूरोप और अमेरिका के मेन और वुमेन, ऑल एजेस एंड सभी सोशल क्लासेस के लोग मार्चिंग करते हुए होमेज, होमेज मतलब होता है कि एक तरह का श्रद्धांजलि अर्पित करना। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को श्रद्धांजलि ये लोग अर्पित कर रहे हैं। नेक्स्ट है सिंबल ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी इज personified as a female figure, the torch of enlightenment in one hand and the charter of the right of man in other hand। तो इस सिंबल ऑफ लिबर्टी में क्या है कि एक फीमेल है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है, मतलब ज्ञान का प्रकाश, मतलब वो टॉर्च से क्या ज्ञान को फैला रही है, और दूसरे हाथ में क्या है? राइट ऑफ मैन। याद कीजिएगा इस समय तक वुमेन को राइट नहीं दिया गया था, केवल मेन को दिया गया था, यानी मैन को। Satyr obscurism, on the earth in the foreground lies shattered remains of the symbol of absolutist institution। जो absolutist लोग थे, किंग लोग, तो देखिए उनका जो है टोपी उपी, जो कॉस्ट्यूम वगैरह सब यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है, मतलब ये सब त्याग दिया उन लोगों ने और आगे बढ़ते चले गए। ग्रुपिंग ऑफ नेशन, ग्रुपिंग ऑफ नेशन इन सूर्यो utopian vision, the people of the world are grouped as a distinct nation
आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। तो यहाँ पे जो लोग कतार में खड़े हैं वो अपने फ्लैग के साथ और नेशनल कॉस्ट्यूम के साथ दिखाया गया है। अलग अलग झंडा है, देखिए यहाँ पे फ्लैग है जो अलग अलग कंट्री को दिखाया जा रहा है। लीडिंग द प्रोसेशन पास्ट द स्टैचू आर द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड विच वर ऑलरेडी नन नेशन स्टेट बाय द टाइम फ्रांस हैड जस्ट रीच द स्टैचू। तो इस समय तक यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड आज़ाद हो चुका था। और अगर अमेरिका की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो ये कब आज़ाद हुआ था? 1776 में। और याद कीजिएगा, याद रखिएगा कि अमेरिका के पास पहला रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है। और दूसरा क्या है आपका? फ्रांस है जस्ट रीच द स्टैचू। फ्रांस जस्ट पहुंचने वाला है, मतलब वो आज़ाद होने ही वाला है। इसलिए आप देखिए यहाँ पे इसका ट्राई कलर दिखाया गया होगा। यहाँ पे देखिए ये ट्राई कलर है, ये फ्रांस का है। ये आगे देखते हैं। द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन 1789। तो पहला जो है नेशनलिज्म का जो फीलिंग आया था, एक्सप्रेशन आया था, ये सबसे पहले देखा गया फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 में। यहीं से नेशनलिज्म पूरे वर्ल्ड वाइड फैला है। याद रखिए, ये यहाँ का समझिए कि यहाँ से जड़ है जो फैला है नेशनलिज्म पूरे वर्ल्ड वाइड में। इट ट्रांसफर्ड सोवरेनिटी फ्रॉम ऑब्सोल्यूट मोनार्क टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। जो पहले मोनार्क सिस्टम जो चला आ रहा था, अब किसके हाथ में चला गया वो सिस्टम? अब फ्रेंच सिटीजन, मतलब ऑब्सोल्यूट मोनार्क से अब चला गया बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन में चला गया। मेजर ऑफ एडॉप्टेड टू क्रिएट अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। द आइडिया ऑफ ला पैट्री, मतलब फादरलैंड, जिसको पितृभूमि भी बोल सकते हैं। ली सिटियोन मतलब होता है सिटीजन। emphasize the notion of united community enjoying equal right under the constitution। मतलब पितृभूमि यहाँ के जो लोग हैं अब उन्हें इक्वल राइट दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। नेक्स्ट है न्यू फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। तो पहले जो ट्राई कलर मोनार्क के समय जो यूज किया जाता था उसको हटा दिया गया और न्यू ट्राई कलर फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट, ई स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। इसका नाम रखा गया नेशनल असेंबली। और ये इसमें जो जनरल इलेक्शन का ई स्टेट जनरल इलेक्शन जो होता था उसमें एक्टिव सिटीजन लोग पार्टिसिपेट करते थे, पैसिव को राइट नहीं दिया गया था। न्यू हाइम्स वेयर कंपोज्ड, ओथ टेकन एंड मार्टायर्स कॉमेरेटेड, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। क्या न्यू हाइम को कंपोज किया गया, नया ओथ टेकन लिया गया और जो लोग भी शहीद हुए थे उनको एक तरह का श्रद्धांजलि दिया गया। नेक्स्ट, अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन द प्लेस एंड फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म्स लॉ फॉर ऑल सिटीजन विद इन द टेरिटरी। तो टेरिटरी के अंदर क्या था कि जो भी यूनिफॉर्म लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया, सबके लिए इक्वल लॉ होगा। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वेयर अबोलिश्ड एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वॉज अडॉप्टेड। तो इंटरनल कस्टम ड्यूटी जो लगाया जाता था उसको हटा दिया गया और नया यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट और मेजर को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी अडॉप्ट किया गया। रीजनल डायलेक्ट वेयर डिस्करेज एंड फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ नेशन। तो रीजनल लैंग्वेज जो बोला जाता था उसको डिस्करेज किया गया, धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया और एक कॉमन लैंग्वेज को ऐड किया गया जो फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज। जो पहला जो फ्रेंच लैंग्वेज है इसको इंट्रोड्यूस किया गया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है नेपोलियन बोनापार्ट एंड द सिविल कोड ऑफ 1804। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट 3 और 5 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से आने के पूरे चांसेस हैं। नेपोलियन डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड इफिशिएंट। भले ही फ्रांस में डेमोक्रेसी सिस्टम नेपोलियन ने खत्म कर दिया हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें सिविल कोड 1804 का जिक्र किया गया है। ये देखिए सिविल कोड 1804 नेपोलियन द्वारा है बनाया गया है। इसका की फीचर क्या था? की फीचर्स ऑफ नेपोली कोड, सिविल कोड जिसे बोला जाता है, अदर नेम इसका सिविल कोड है। 1 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये देखिए, डीड अवे विथ ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। मतलब अब राजा के घर में जो भी पैदा होगा अब उसको प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, कुछ भी छूट नहीं दिया जाएगा।
ये ख़त्म कर दिया नेपोलियन ने। दूसरा, इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, इक्वल लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया और राइट टू प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस किया गया। इन डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो ये सब जगह वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को काफ़ी वो सिंप्लीफाइड किया। डिवीजन अबोलिश फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम द सर्वडम एंड मैनोरियल ड्यूज। तो फ्रीड पीजेंट, सर्वडम क्या होता है? पहले क्या होता था कि सामंतवाद यानी फ्यूडलिस्ट सिस्टम चलता था 1789 के पहले। इसमें क्या था कि किंग जो था, किंग का टेरिटरी हुआ करता था। टेरिटरी इतना बड़ा होता था कि वो हर जगह जा नहीं सकता था, तो जहाँ जहाँ उसका टेरिटरी था वहाँ पे फ्यूडल लोग को बैठा रखा था। अब फ्यूडल लोग क्या करता था, यहाँ से फार्मर लोग से वो टैक्स कलेक्ट करता था। टैक्स में मतलब रेवेन्यू कलेक्ट किया, गैस, और ये पहले फ्यूडल को जाता था और फ्यूडल फिर किंग को पहुंचाता था। तो किंग के पास जो भी पैसा पहुंचता था वो बहुत कम पहुंचता था। तो जब नेपोलियन आया, ये सिस्टम को ख़त्म कर दिया। मैनोरियल ड्यूज क्या होता है? मैनोरियल मतलब यहाँ पे जितना भी ड्यूज था, जो पहले से बकाया था, जो भी ड्यूज, ये भी समाप्त कर दिया। न्यू टाउन्स गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव्ड। गिल्ड मतलब क्या होता है? गिल्ड मतलब होता है, समझिए कि यहाँ पे 4-5 ट्रेडर हैं, ठीक है, 4-5 ट्रेडर है। अब ये लोग जो भी सामान इंपोर्ट करवाता था कहीं से, तो ये क्या हुआ कि सामान जब इंपोर्ट करवाता था, जो यहाँ पे सामान सेल करता था वो क्या है, सबसे अलग अलग टैक्स लेता था। तो ये लोग क्या किया कि आपस में एक ग्रुपिंग कर लिया। ग्रुपिंग करने के बाद जो भी सामान आता था तो उसमें काफ़ी लोग को छूट मिलता था, डिस्काउंट मिलता था। तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव्ड, ये नेपोलियन ने समाप्त कर दिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, कम्युनिकेशन सिस्टम था, उस पर काफ़ी काम किया नेपोलियन ने, उसे काफ़ी इम्प्रूव किया। कुछ क्वेश्चन था, मैंने जो बताया था कि कुछ क्वेश्चन लास्ट में मैंने रखा है, ये 5 और 3 नंबर में आने के पूरे चांसेस है। हु वॉज फ्रेडरिक सूरियो? पहला क्वेश्चन है। फ्रेडरिक सूरियो वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट हु इन 1848 created prints showing his vision of world made of democratic and social republic. सेकेंड है हमारा, what did Statue of Liberty symbolize in सूर्यो प्रिंट? तो क्या सिंपलाइज किया गया है इसमें? जो मेन सिंपलाइज किया गया है, मेन पॉइंट है आपका, वो है आपका फ्रीडम, इनलाइटमेंट एंड राइट ऑफ सिटीजन। ये 3 चीज सिंपलाइज किया है मेनली वो। व्हाट इज मीन्ड बाय ला पैट्री एंड ला सिटियोन? ला पैट्री किसे कहते थे? फादरलैंड यानी पितृभूमि। ली सिटियोन यानी सिटीजन। दिस आइडिया एम्फसाइज्ड नेशनल यूनिटी एंड इक्वल राइट। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेपोली कोड? नेपोली कोड क्या था? नेपोली कोड वाज द सिविल कोड इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेपोलियन 1804। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आएगा, याद रखिएगा। दैट एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा और इक्वल लॉ सबके लिए होगा। नेपोली कोड में मेनली ये मेंशन किया गया है। नेम वन रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन। वो क्या रिफॉर्म था? यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर। आज जो हम लोग वेट मेजर यूज कर रहे हैं ना, ये यूरोप से ही आया है, थ्रू आउट द फ्रांस। एक्सप्लेन फ्रेडरिक सूरियो अ विजन ऑफ यूरोप। In 1848, Frederick Surio created a series of prints depicting his dream of world made of democratic and social republic. In his print, people of Europe, America marched together towards the Statue of Liberty. Liberty is shown holding the torch of enlightenment, मतलब ज्ञान का प्रकाश, and the charter of the right of men. Different nations are presented through their flag. तो इसमें मैंने बताया था कि अलग अलग फ्लैग और डिफरेंट कंट्रीज में थे, ठीक है, अलग अलग कॉस्ट्यूम भी था उन लोग का। द प्रिंट सिंबलाइज फ्रीडम, इक्वालिटी एंड इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट। हाउ डिड द फ्रेंच रिवोल्यूशन कंट्रीब्यूट टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म? 7th क्वेश्चन। फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 ट्रांसफर्ड द सोवरेनिटी फ्रॉम द किंग टू द सिटीजन. It promoted the idea of liberty, equality, fraternity. National symbols such as tricolor flags were introduced. The national symbol was formed, uniform law were established, and French became the common language. This measure created a sense of national unity and laid the foundation of modern nationalism. Important question है ये भी, 7th नंबर। 8th क्वेश्चन है हमारा, what steps were taken by the French revolutionaries to create a collective national identity? आंसर होगा इसका, क्या वो कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या था?
promote idea of La Patrie and La Citoyenne, adopted French tricolor, renamed each state general as a national assembly, composed national hymns and took national oath, established centralized administrative system, abolished internal custom duties, introduced uniform system of weight and measure, encouraged the use of French the national language, फ्रेंच एज द नेशनल लैंग्वेज। ये सारे के सारे मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया है, आप एक बार देख लीजिएगा। 9th क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द नपोली कोड। नपोली कोड में क्या था, इंट्रोड्यूस 1804 में हुआ था, विच was an important legal reform था। इट मेन्स फीचर was एबोलिशन ऑफ प्रिविलेज बेस्ड बाय बर्थ, ये बता चुका है मैंने, इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, abolition of feudalism in many regions, freedom of peasant from serfdom and manorial dues, removal of guild restriction, improvement of transport and communication system। तो इस पे नपोली कोड बेस्ड है, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 नंबर में डायरेक्ट आएगा, आप लिख दीजिएगा, फुल मार्क्स मिल जाएगा इसमें। व्हाट इम्पैक्ट डिड नपोलियन हैव यूरोप, तो क्या था, Napoleon introduced many reforms across the Europe. He spread the principle of equality, modern laws through the Napoli Code, feudal privileges were abolished, peasants were freed from serfdom and administrative system were improved. Although Napoleon ruled as an emperor, his reform encourages and growth of nationalism inspired people in many European countries to seek national unity and independence। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, ये वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा। ये 3 या 4 जो भी टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया है, सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में 2027 में जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर देखें। थैंक यू।